हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइक्रोगति। आज का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। तो आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया के की पॉइंट्स क्या क्या हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन की तरफ। तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है एंड कौन कौन सी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें हम ये देखेंगे। तो बैक्टीरियल ग्रोथ रिक्वायरमेंट, वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट अबाउट 80%। तो बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए हमें 80% वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। सोर्स ऑफ कार्बन, कार्बन सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इन सारी चीज़ों के सोर्स की हमें रिक्वायरमेंट हुई, क्या क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। फिर देन नेक्स्ट क्या है? बैक्टीरियल विटामिन्स। जैसे ह्यूमंस की ग्रोथ के लिए, ह्यूमंस की हेल्थ के लिए विटामिन्स की जरूरत होती है, वैसे सेम बैक्टीरिया के लिए भी बैक्टीरियल विटामिन्स की जरूरत होती है। तो बैक्टीरियल विटामिन्स में क्या कौन कौन से विटामिन्स की नीड होगी? विटामिन बी ग्रुप, थायमीन, निकोटिनिक एसिड, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। सो दिस इज अ बैक्टीरियल ग्रोथ रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हम आते हैं बैक्टीरियल सेल डिवीजन। बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करता है तो वो सेल डिवीजन के थ्रू करता है। सेल डिवीजन करेगा तो उसके लिए वो कैसे प्रोसेस करके सेल डिवीजन करता है? बैक्टीरिया डिवाइड बाय अ सिंपल फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन बाय बाइनरी फिजन। जैसे अमीबा का डिवीजन होता है, अमीबिक डिवीजन आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा। तो वैसे ही सेम यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में होता है बैक्टीरिया सेल डिवीजन बाय द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की प्रोसेस के थ्रू इसका सेल डिवीजन होगा। सो इसमें होता है, फर्स्ट इज न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेकंड वन इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। पहले उसकी सेल्स में 2 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो इसमें पहले वो न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू भी डिवाइड कर सकता है और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के थ्रू भी डिवाइड कर सकता है। न्यूक्लियर डिवीजन में क्या करता है? द 2 स्ट्रैंड ऑफ बैक्टीरियल डीएनए आर सेपरेटेड एंड देन दे रेप्लिकेट टू फॉर्म न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। थस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आर फॉर्म। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। तो इसमें क्या होता है? डीएनए को वो क्या करेगा? डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं। तो पहले वो क्या करेगा? सेपरेट करेगा डीएनए के स्ट्रैंड को। 2 स्ट्रैंड जो कंबाइन होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट 2 स्ट्रैंड बन जाते हैं। उस 2 स्ट्रैंड से न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनते हैं और 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन के वो 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के। तो इस टाइप से उसने सेल का डिवीजन किया, न्यूक्लियस के डीएनए को 2 स्ट्रैंड में सेपरेट किया, फिर उस 2 सेपरेट स्ट्रैंड से उसने एक उसके कॉपी करके कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड बनाए और ऐसे करके वो 4 स्ट्रैंड हो गए। वो 4 स्ट्रैंड आपस में कंबाइन हो जाएंगे 2-2 के पेयर में, तो वो हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब ट्रांसफर सेप्टम ग्रो अक्रॉस द सेल from the cell membrane, following which the cell wall materials are deposited and the 2 daughter cells get separated। अब इसमें साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के बीच में ये क्या बना देगा? एक दीवार बना देगा, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे सेप्टा, ट्रांसवर्स सेप्टा। उसमें ग्रो कर देगा, जिससे वो जो सेल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। 2 पार्ट में डिवाइड होके वो जो भी सेल वॉल के मटेरियल है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिससे 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ठीक है। तो इस टाइप से ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करता है। तो ये हो गया हमारा बैक्टीरियल सेल डिवीजन, वो कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है। अब कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है? इन फ्यू बैक्टीरिया द डॉटर सेल्स में रिमेन पार्शियली अटैच्ड। उसकी डॉटर सेल्स जो बनी हुई हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन से, वो अटैच्ड रह जाती हैं, जिससे बैक्टीरिया कैसा दिखेगा? पेयर्स में दिखता है, चेन्स में दिखता है या फिर क्लस्टर्स में दिखेगा। तो पेयर्स का एग्जाम्पल क्या है? जो बैक्टीरिया पेयर्स में दिखता है, कौन सा बैक्टीरिया है वो? स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है। और क्लस्टर्स में जो दिखेगा वो स्टेफाइलोकोकाई। ओके। फिर नेक्स्ट हम आते हैं बैक्टीरियल काउंट। सो बैक्टीरियल काउंट में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ टोटल काउंट एंड वाइवल काउंट। अब देयर आर 2 टाइप ऑफ बैक्टीरियल काउंट, फर्स्ट इज टोटल काउंट एंड सेकंड वन इज वाइवल काउंट। टोटल काउंट वो होता है जिसमें हम डेड सेल्स और लाइव सेल्स दोनों को काउंट करते हैं, दिस इज अ टोटल काउंट। एंड जिसमें हम वाइवल काउंट, जिसमें हम ओनली लिविंग सेल्स को काउंट करते हैं, सो that is the वाइवल काउंट। तो टोटल काउंट क्या है? इट इंडिकेट टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया लाइव और डेड इन द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन में 2 टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, एक जिंदा है और एक डेड है। तो उन दोनों की जब हम काउंटिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टोटल काउंट, क्योंकि उसमें दोनों टाइप के बैक्टीरिया, टोटल बैक्टीरिया काउंट हो रहे हैं, जिंदा भी और मरे हुए भी। दिस इज डन बाय काउंटिंग द बैक्टीरिया अंडर माइक्रोस्कोप यूजिंग काउंटर चैम्बर। काउंटर चैम्बर में हम सैंपल को फिल करके उसको माइक्रोस्कोपी करते हैं, देन हम उसकी काउंटिंग करते हैं। फिर वाइवल काउंट है, इट मेजर द नंबर ऑफ लिविंग सेल्स इन द गिवन स्पेसिमेन। सैंपल में सिर्फ जो जिंदा सेल्स हैं, जिंदा बैक्टीरिया हैं, उनको ही काउंट किया जाता है। सो दिस इज अ वाइवल काउंट। इट मे बी ऑब्टेन्ड बाय अ टेक्निक कॉल्ड अ पोर प्लेट मेथड। अब इसकी काउंटिंग के लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोर प्लेट मेथड। ओके।
फिर नेक्स्ट हम चलते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की तरफ। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है? व्हेन अ बैक्टीरियम is inoculated into a suitable liquid culture medium and incubated, its growth follow a definite course. बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे कि एक सूटेबल कल्चर मीडियम में उसको हमने क्या किया? इनोक्यूलेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम उसको इंक्यूबेट करेंगे इंक्यूबेटर में 37 डिग्री सेल्सियस पे, देन हम उसकी ग्रोथ को चेक करेंगे, ठीक है। व्हेन बैक्टीरियल काउंट ऑफ सच कल्चर इज डिटरमाइंड एट डिफरेंट इंटरवल एंड प्लॉटेड इन रिलेशन टू टाइम। अब उस बैक्टीरियल काउंट को हम डिफरेंट इंटरवल पे डिफरेंट टाइम पे हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, जिससे वो उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ओके, अब बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज ऑफ्टन कंप्राइजिंग ऑफ 4 फेजेस। अब इस बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के 4 फेज होते हैं। फर्स्ट इज लैग फेज, सेकंड लॉग फेज, थर्ड स्टेशनरी फेज एंड फोर्थ होता है हमारा फेज ऑफ डिक्लाइन। सो लैग फेज, पहला फेज होता है लैग फेज। तो लैग फेज क्या होता है? इट इज अ पीरियड बिटवीन इनोक्यूलेशन एंड बिगनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ये वो पीरियड होता है कि जब हमने बैक्टीरिया की कॉलोनी को हमने एक कल्चर ब्रॉथ में इनोक्यूलेट किया है और वो तुरंत मतलब जस्ट हमने इनोक्यूलेट किया तुरंत तो वो डिवाइड करना स्टार्ट हो नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई करना तुरंत स्टार्ट नहीं होगा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो जब से वो मल्टीप्लाई कर, जब हमने उसको इनोक्यूलेट किया है और जब से वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर रहा है, उस उतने बीच में जो टाइम लगा है उसको हम बोलते हैं लैग फेज, ठीक है। तो क्या है? इट इज द पीरियड बिटवीन इनोक्यूलेशन बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। आफ्टर इनोक्यूलेटिंग इनटू अ कल्चर मीडिया, बैक्टीरिया डू नॉट स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इमीडिएटली बट टेक सम टाइम टू बिल्ड अप एंजाइम एंड मेटाबोलाइट। तो इन्होंने क्या बोला है कि एंजाइम और मेटाबोलाइट्स को बिल्डअप होने के लिए जो टाइम लगता है ग्रो करने में बैक्टीरिया को, उसको हम बोलते हैं लैग फेज। बैक्टीरिया रीच देयर मैक्सिमम साइज एट द एंड ऑफ लैग फेज। लैग फेज के एंड तक बैक्टीरिया अपने मैक्सिमम साइज में आ जाता है, मतलब वो अपना साइज बड़ा कर लेता है, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा है लॉग फेज। इन द फेज बैक्टीरिया डिवाइड स्पॉन्टेनियसली सो दैट द ग्रोथ कर्व टेक अ शेप ऑफ स्ट्रेट लाइन। एट दिस स्टेज बैक्टीरियम इज, अब इस फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया डिवाइड करता है, मतलब कंटिन्यूअसली डिवाइड करता जाता है, क्योंकि इस फेज में बैक्टीरिया अपने मैक्सिमम साइज में उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिल रहा है, एंजाइम्स मिल रहे हैं, मेटाबोलाइट्स मिल रहे हैं, तो वो प्रॉपरली कंटिन्यू डिवाइड करता जाएगा, जिससे ग्रोथ कर्व क्या करता है? स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, क्योंकि ग्रो कर रहा है तो उसमें ज्यादा मल्टीप्लाई होकर ज्यादा सेल्स बन रही है, तो ग्रोथ कर्व जो होगा स्ट्रेट लाइन ले लेगा, ठीक है। फिर तो इसमें क्या होता है? स्मॉलर इन साइज, बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, डिवाइड किया तो वो अपने साइज क्या होगा उसका, लार्ज से स्मॉल हो जाएगा। बायोकेमिकली एक्टिव होता है, इस स्टेज में हम बायोकेमिकल परफॉर्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया बायोकेमिकली एक्टिव है। फिर यूनिफॉर्मली इसी फेज में हम क्या करते हैं? ग्राम स्टर्निंग करते हैं, तो बैक्टीरिया हमें फिर पता चलता है कि जीपीसी है, जीएनबी है, तो इस टाइप से ये हमारा हो गया लॉग फेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है स्टेशनरी फेज। आफ्टर द लॉग फेज द बैक्टीरियल ग्रोथ आर almost completely due to exhaustion of nutrient, accumulation of toxic product and autolytic enzyme। अब इस फेज में क्या होता है? लॉग फेज हमारा हो गया, बैक्टीरिया उस फेज में क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ, बहुत मल्टीप्लाई हुआ, वो छोटे साइज का हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेशनरी फेज में क्या करता है? वो बैक्टीरियल ग्रोथ है ऑलमोस्ट कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है ग्रोथ, तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि न्यूट्रिशंस कम बचा है, मीडिया में न्यूट्रिशन खत्म हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट वहाँ पे जमा हो गए हैं, ऑटोलाइटिक एंजाइम्स जमा हो गए हैं, उसकी वजह से यहाँ पे वो कम्प्लीटली ग्रोथ बंद हो जाती है, ठीक है। द नो नंबर ऑफ प्रोजनी सेल्स फॉर्म्ड इज जस्ट इनफ टू रिप्लेस द नंबर ऑफ सेल्स दैट डाई। यहाँ पे प्रोजनी सेल्स बनती जाती हैं, ठीक है, और number of viable cell remain stationary as there is almost a balance between the dying cells but the total count keep rising। यहाँ पे क्या होगा कि viable cells क्या रहेंगी? कांस्टेंट हो जाएगा और टोटल काउंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि टोटल काउंट में तो लिविंग सेल्स भी हम काउंट कर रहे हैं और viable काउंट में सिर्फ हम लिविंग सेल्स ही काउंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे टोटल काउंट बढ़ जाएगा और viable काउंट कम हो जाएगा। फिर इन दिस फेज बैक्टीरिया बिकम ग्राम वेरिएबल। इसमें ग्राम वेरिएबल हुआ बैक्टीरिया, क्यों? क्योंकि वो अपनी ग्रोइंग फेज में है, तो वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है ये हमें समझ नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ग्राम वेरिएबल होगा, थोड़ा वो ग्राम पॉजिटिव की तरह कोकाई की तरह दिखेगा, थोड़ा वो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई की तरह भी दिखेगा, तो उसको हम बोलते हैं ग्राम वेरिएबल, कि हमें एग्जैक्ट समझ नहीं आता कि वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है या बेसिलाई है। मोर स्टोरेज ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे स्टोरेज ग्रेन्यूल्स फॉर्म होते हैं कौन से फेज में? स्टेशनरी फेज में। स्पोरिलेशन भी इसी फेज में होता है। फिर उसके बाद क्या है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन, एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरियोसिन। यहीं पे बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करेगा एंड बैक्टीरियोसिन प्रोड्यूस करेगा। फिर नेक्स्ट हमारा है लास्ट फेज डिक्लाइन फेज।
डिक्लाइन फेज में क्या होगा, द बैक्टीरिया स्टॉप डिवाइडिंग कंप्लीटली व्हाइल द सेल डेथ कंटिन्यू ड्यू टू एक्सेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट। न्यूट्रिएंट्स के खत्म हो जाने की वजह से और टॉक्सिक प्रोडक्ट की वहां पे जमा हो जाने की वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया डिवाइड करना कंप्लीटली बंद कर देगा और सेल डेथ होती जाएगी, क्योंकि वहां पे टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं तो उसकी वजह से सेल्स डेड होती जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा देयर इज डिक्लाइन इन वाइबल काउंट एंड नॉट इन टोटल काउंट। अब डिक्लाइन फेज में भी क्या होगा, टोटल काउंट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब टोटल काउंट बढ़ जाएगा और वाइबल काउंट जो है हमारा वो क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा। अब ये है हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। सो इसमें क्या है, देखो ये है लॉग फेज। लॉग फेज में क्या है, ये देखो यहाँ पे हमने इनोक्यूलेट किया बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल कॉलोनी को, जिसमें सूटेबल कल्चर मीडिया, कोई भी ब्रॉथ ले लो, जैसे न्यूट्रिएंट ब्रॉथ ले लिया, पेप्टन वाटर लिया, उसमें इनोक्यूलेट किया। यहाँ पे हमने इसको इंक्यूबेट किया, तो यहाँ पे हमने इनोक्यूलेट किया, यहाँ इंक्यूबेट किया, तो यहाँ से वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट, इतना टाइम लगा मल्टीप्लाई करने में, तो ये हमारा है लॉग फेज। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ था, एक्सपॉन्टिनियसली ग्रोथ हो रही थी। ठीक है, तो ये ग्रो हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जिससे सेल्स नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही है, जिससे ये लाइन जो है स्ट्रेट हो गई है, बढ़ रही है, कंटिन्यूस बढ़ रही है, तो ये लाइन जो है वो स्ट्रेट हो गई। सो दिस इज द लॉग फेज। एंड स्टेशनरी फेज में क्या होता है, वाइवल सेल्स जो होती हैं, वाइवल सेल्स कांस्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ जो डिवाइड कर रहा था बैक्टीरिया वो तो स्टॉप हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेशनरी फेज में वाइवल काउंट जो लिविंग सेल्स हैं वो क्या होंगी, कांस्टेंट हो जाएंगे, और जो टोटल काउंट है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, किसमें, स्टेशनरी फेज में। उसके बाद क्या होता है कि हमारा आता है फेज ऑफ डिक्लाइन। फेज ऑफ डिक्लाइन में भी सेम होता है कि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन बंद है, जिससे यहाँ पे थोड़ा बहुत हो रहा था, यहाँ पे बिल्कुल ही बंद हो गया, तो जिससे क्या हुआ, वाइवल काउंट जो लिविंग सेल्स का नंबर है वो हमारा डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि यहाँ सेल डेथ तो कंटिन्यू है, सेल की डेथ हो रही है बट नई सेल्स नहीं बन रही, जिससे वाइवल काउंट डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे डेथ हो रही है तो टोटल काउंट कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, सो दिस इज अ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। फिर नेक्स्ट हमारा आता है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, देयर आर सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सो फर्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया आर क्लासिफाई एज, बैक्टीरिया को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेस पे क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ऑब्लिगेट, एरोब और फैकल्टेटिव, एनारोब, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। क्या कौन कौन से, ऑब्लिगेट, एरोब, फैकल्टेटिव, एनारोब्स, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, ऑब्लिगेट, एनारोब्स एंड एरो टॉलरेंट एनारोब्स। ठीक है, सो फर्स्ट इज ऑब्लिगेट एरोब, दे कैन ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो बैक्टीरिया जो ओनली जब ग्रो करते हैं जब वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेट एरोब। जैसे एग्जांपल में क्या है, स्यूडोमोनास, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बैसिलस, ब्रूसेला एंड नोकार्डिया, ये हैं जब ऑक्सीजन अगर वहां प्रेजेंट होगी तभी ये ग्रो करेंगे। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट एरोब या फिर स्ट्रिक्टली एरोब भी बोलते हैं, जो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव एनारोब। सो दे आर एरोब दैट कैन ऑल्सो ग्रो एनारोबिकली। एरोब होते हैं ये, बट ये ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तो भी ये ग्रो कर सकते हैं, मतलब इनका 50-50 है, या तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो ग्रो करते ही हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन की एब्सेंट में भी ग्रो कर सकते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। इसका एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ई कोलाई और स्टेफ ऑरियस, E. coli और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज अ एग्जांपल ऑफ फैकल्टेटिव एनारोब्स। फिर आता है हमारा फैकल्टेटिव एरोब्स, दे आर एनारोब। अब फैकल्टेटिव एरोब क्या होते हैं, ये एनारोब होते हैं दैट कैन आल्सो ग्रो एरोबिकली। ये एनारोब होते हैं बट ये एरोबिकली भी ग्रो कर देते हैं। एनारोब मतलब ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या है, लैक्टोबैसिलस। फिर हमारा नेक्स्ट है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, दे कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ लो ऑक्सीजन टेंशन, मतलब कम ऑक्सीजन पे ये ग्रो करते हैं, 5 to 10% ऑक्सीजन मिल जाए इनको तो ये ग्रो कर जाते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, कंपाइलोबैक्टर एंड हेलिकोबैक्टर। नेक्स्ट हमारा है ऑब्लिगेट एनारोब, दीज बैक्टीरिया कैन ग्रो ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्लिगेट एनारोब जो सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्रो करेंगे, इसका एग्जांपल क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम। अब क्लॉस्ट्रिडियम की जितनी भी स्पीसीज होती हैं वो सारी ऑब्लिगेट एनारोब होती हैं। ओके, एरो टॉलरेंट एनारोब्स, दे कैन टॉलरेट ऑक्सीजन फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए वो ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो उसको टॉलरेट करके ग्रो कर लेंगे, बट डू नॉट यूज इट। ठीक है, सो क्लॉस्ट्रिडियम हिस्टोलिटिकम इज अ एरो टॉलरेंट एरोब। ठीक है, ऑक्सीजन को ये टॉलरेट करके ग्रो कर देता है, लेकिन ये एनारोब होता है। फिर नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। पहला क्या था, ऑक्सीजन, अब है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिज्म दैट रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ग्रोथ कॉल्ड कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया।
अब वो ऑर्गेनिज्म जिनको ग्रो करने के लिए हायर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, कितने परसेंट, 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ऐसे बैक्टीरिया को हम कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं, कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया। ओके, सो दिस एग्जांपल, कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या है, ब्रुसेला एबॉर्टस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इज अ कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया। Next is temperature. Most of the pathogenic bacteria grow optimally at 37 डिग्री सेल्सियस. Accordingly, bacteria can be grouped into. अब इसमें क्या है, मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं, बट कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जो जिनके लिए अलग अलग टेम्परेचर की नीड होती है ग्रो करने के लिए, सो उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं साइक्रोफाइल्स, जिनके लिए बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, अब जिसको 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पे जो ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं साइक्रोफाइल्स। और इसका एग्जांपल क्या है, सूडोमोनास, जिसको 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा मेसोफाइल्स, टेम्परेचर रेंज 25 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इकोलाई, क्लेप्सिला, ये बाकी और भी एग्जाम बैक्टीरिया हैं जो हमारे 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मीजोफाइल्स। फिर होता है हमारा एक थर्मोफाइल्स, हायर टेम्परेचर रेंज ऑफ 55 to 80 डिग्री सेल्सियस, जो 55 से 80 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करेंगे, इससे ज्यादा भी टेम्परेचर पे ग्रो करेंगे, उसको हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स। इसका एग्जांपल जियोवैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, एज अ इंडिकेटर इन द ऑटोक्लेव। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा है पीएच। मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो बिटवीन पीएच 7.2 to 7.6, मोस्टली बैक्टीरिया इस पीएच पे ग्रो करते हैं। फिर लाइट बैक्टीरिया ग्रो वेल इन डार्कनेस, अब बैक्टीरिया मोस्टली बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डार्कनेस में अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। दे आर सेंसिटिव टू यूवी रेज एंड अदर रेडिएशन इन लाइट, क्योंकि ये यूवी रेज से सेंसिटिव होते हैं और रेडिएशन वाली जो लाइट होती है सेंसिटिव होते हैं, उसके कांटेक्ट में आने से ये डेड हो जाएंगे, इसलिए ये डार्कनेस में वेल ग्रो करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक इफेक्ट, बैक्टीरिया आर एबल टू विथस्टैंड अ वाइड रेंज ऑफ एक्सटर्नल ऑस्मोटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल। अब ऑस्मोटिक इफेक्ट का भी इफेक्ट पड़ता है बैक्टीरिया की ग्रोथ पे। फिर नेक्स्ट फैक्टर इज मैकेनिकल एंड सोनिक स्ट्रेस एंड मॉइस्चर एंड डेसिकेशन इज द लास्ट।